हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइज दरबार। डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 27 जुलाई है और बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ हम शुरू करेंगे आर्टिकल को। पेशेंटली सुनिएगा, पूरे आर्टिकल को सुनना है बिकॉज आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। पहला डिस्कशन तो हम लोग एंटी डिफेक्शन पर एक जो कानून है उसका किस तरीके से वायलेशन हो रहा है उस पर बात करने वाले हैं। लेकिन दूसरा जो डिस्कशन है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ पर्सनालिटी, एक ऐसे पर्सनालिटी जिन्होंने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के समय में, तो उनके बारे में आपको जानना चाहिए। बहुत ही अच्छे से उनको डिस्क्राइब किया गया, उनके आइडियोलॉजीज प्रिंसिपल को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो मॉडर्न इंडिया का भी जिक्र होगा आज के डिस्कशन में। और फाइनली हम एक और टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन उसको उसके पर्सपेक्टिव में जो आर्टिकल है वो बहुत ही डिफरेंट है। अफगानिस्तान में क्या परेशानियां हैं वहाँ पर रहने वाले माइनॉरिटीज़ को, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसमें हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे कि हिंदुइज्म, सिखिज्म कब शुरू हुआ वहाँ पर अफगानिस्तान में। तो ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं डिस्कशन में। पेशेंसली बने रहिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और आइए शुरू करते हैं डिस्कशन को कोटेशन से। आज का कोटेशन आइंस्टाइन का है, एनीवन हु हैज नेवर मेड अ मिस्टेक हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। जिसने कभी कोई गलती नहीं की, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। तो अगर आपसे मिस्टेक होती है, गलतियां होती हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप कुछ नया ट्राई करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो गलतियां होती ही हैं। अगर आपके साथ गाइडेंस नहीं है या आपको पता नहीं है उस चीज़ के बारे में पहले से, तो मिस्टेक होना लाजमी है। ऐसे कोटेशंस को हम कई जगह पर यूज़ कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग में या पेपर 4 में, जैसा भी आपको ज़रूरत महसूस होता हो कि हम इस कोटेशंस को यूज़ कर सके, तो वहाँ पर आप इसको करेंगे। और अपने नोटबुक में ज़रूर लिखते जाइए कि रोज़ हम लोग ऐसे कोटेशंस को देखते हैं और आपको अगर याद रहेंगी चीज़ें तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे, कहाँ पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए आज के डिस्कशन में क्या कुछ है, एक ओवरव्यू लेते हैं। कोटेशन आपको मिल चुका है, बैकग्राउंडर हम लोग बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर देखने वाले हैं आज। और 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, हाउस वर्सेस कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा ये पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। दूसरा आर्टिकल होगा इन इंडियन फर्स्ट, अफगानिस्तान, सिख एंड हिंदूज की हम बात करने वाले हैं। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आंसर राइटिंग के लिए, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्रीवियस डे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी चेक करेंगे। तो आज के बैकग्राउंडर में आपको बताएंगे कि होतो होलोहन केस किससे संबंधित है और इसका जिक्र फिर से क्यों आ रहा है। 10th शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कैसे वायलेशन हो रहा है, जोनबिल डायनेस्टी कहाँ पर है, क्या है, क्यों न्यूज़ में है, क्यों हम इसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। गुरुद्वारा जो अफगानिस्तान में है उनके कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैंने बताया है, जब भी डिस्कशन को सुनना है कॉपी और पेन के साथ सुनना है, ठीक है। आइए आपको बता दें, ये पहला आर्टिकल होगा हाउस वर्सेस कोर्ट, दूसरा आर्टिकल होगा इन इंडियन फर्स्ट, तीसरा आर्टिकल है एक्सप्लेन्ड पेज का अफगानिस्तान, सिख एंड हिंदूज के बारे में, ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और एक इन्फॉर्मेशन भी है। जो नए लोग हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, उनको बता दें कि टेलीग्राम चैनल पर एक ग्रुप बना हुआ है आईएएस दरबार आंसर रिव्यू के नाम से। वहां पर आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिख करके पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पे आपके जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, बाकी फ्रेंड्स हैं, उनके भी आंसर्स होते हैं, तो आप उनको भी पढ़ करके एक ओवरव्यू लिख सकते हैं कि हाउ टू राइट दीज क्वेश्चंस और उसके आंसर कैसे होने चाहिए। एंड फिर आप अपने आंसर्स को भी वहां पर अपलोड कीजिए, आपका बहुत फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, वहां पर पीडीएफ भी वीडियो आने के तुरंत बाद अपलोड कर दिया जाता है। तो ज्वाइन दोज ग्रुप्स जो आईएएस दरबार का टेलीग्राम पर बना हुआ है, आपको काफी फायदा होगा इससे। और आपको अगर ये इनिशिएटिव पसंद आता है दोस्तों, तो प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए वीडियो को। देखिए, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी हम अपना काम पूरी तन्मयता से कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर दिया जाता है क्वेश्चन को, और आप लोग प्लीज इसको लिखना शुरू कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टॉपिक देख लीजिए। पहला क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी पर है, दूसरा सवाल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर है। हम लोग आज डिस्कशन में लास्ट में भी इन क्वेश्चंस को देखेंगे और ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि इसका आंसर क्या होगा। और एक और क्वेश्चन है जो कि सीए एक्ट पर ही है। एंड इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि होतो होलोन केस पर, ये किससे संबंधित है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। जो नए लोग हैं अभी अभी सुन रहे हैं, उनको बता दें कि हमारे यहाँ पर प्रॉपर क्लासरूम फीचर है, प्रोग्राम है।
जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें आपको ऑनलाइन अभी प्रोग्राम अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। ये बाकी जो ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लासेस के साथ साथ पर्सनल गाइडेंस भी दिया जा रहा है। जी हाँ, ऑनलाइन कोर्स में पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल है, ट्रेनिंग कोर्स भी अवेलेबल है, आपको आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है, आपका वर्बल टेस्ट होता है, और इस तरह के कई सारे फीचर्स आपके प्रोग्राम में शामिल है। तो अगर आप घर पर हैं, दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, या आपको ऐसा कोई चांस नहीं मिल रहा है कहीं दूर जाके तैयारी करने का, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस कोर्स में आप आ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 8750069419 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल, हाउस वर्सेस कोर्ट। सिलेबस में जीएस पेपर 2 में आ जाएगा, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स में। और आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बैकग्राउंडर पर चलेंगे, जैसा कि हमारा शेड्यूल है, बेसिक्स पॉइंट्स को जानेंगे एंड देन विल स्टार्ट द आर्टिकल। बैकग्राउंडर में सबसे पहले आप जानिए क्योतो होलोन केस के बारे में। ये केस कब आया, किससे संबंधित है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, और ख़ास करके मेंस के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, और क्योंकि मेंस में क्वेश्चन इस बार बनने के पूरे चांसेस हैं, तो ये सब आप वहाँ पर लिख सकते हैं आंसर राइटिंग में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के ही ये केस आया था, क्योतो होलोन केस, और इसमें जो 10th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है उसके बारे में जिक्र आता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज टू द 10th शेड्यूल वाज सेटल्ड बाय द एपेक्स कोर्ट इन क्योतो होलोन केस। इसमें जो चैलेंजेस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल 10th शेड्यूल में खास करके, उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा का पूरा, ये एक्चुअली बहुत बड़ा केस है, इसमें बहुत सारे रूलिंग्स एंड वर्डिक्स भी आए हुए हैं, उसको आप और डिटेल में जाके देख सकते हैं। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है यहाँ पर। और 10th शेड्यूल के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता देती हूँ। 10th शेड्यूल 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया। कौन से एक्ट के द्वारा? 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। और इसमें जो मैंने पहले भी आपसे कहा हुआ है कि ये काफ़ी ज़्यादा फेर बदल होती थी, दल बदल हो जाती थी, और उसकी वजह से उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, सिस्टम में स्टेबिलिटी को लाने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया था। कई सारे प्रावधान को रखा गया था। इसमें खास बात जो आपको याद करना है वो ये है कि जो चेयरमैन होते हैं या स्पीकर होते हैं हाउस के, उनका डिसीजन फाइनल होता है, ठीक है। एंड लॉ अप्लाइज टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, दोनों जगह पर ये जो 10th शेड्यूल है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ है, आई होप आपने लास्ट डे में भी पढ़ लिया होगा। इसमें इफ़ अ मेंबर ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी, तो उनके साथ ये सारे कंडीशंस यहाँ पर लागू होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। मेन आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल में आपको मालूम है अभी पूरा जो डिफेक्शन वाला केस है वो राजस्थान को लेकर के चल रहा है, राइट। और उसी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू इस आर्टिकल में हम ये जिक्र कर रहे हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जैसे कि जुडिशरी का अपना अलग काम होता है, ठीक है, उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव है उनका अपना अलग काम है, लेजिस्लेचर का अपना अलग काम है, और इसमें अभी जो सिनेरियोज हैं करंट गवर्नमेंट में वो कैसे मिक्स हो रहे हैं। ये बातें क्यों आपको बताई जा रही हैं? क्योंकि अभी एक रिसेंट न्यूज़ ये है कि जो राजस्थान की हाई कोर्ट है उन्होंने अपना प्रॉपर 13 पॉइंट्स तैयार किए हैं, जवाब मांगा है। तो उसी में यहाँ पर डिफेक्शन को लेकर के बात हो रही है। देखिए एग्जैक्टली पॉइंट पर आते हैं। ये हेडिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे इस हेडिंग को हटा देंगे। नाउ सचिन पायलट camp of a dissenting MLA has taken recourse to an unedifying clock and dagger resort politics। देखिए वहाँ पे जो गवर्नर हैं वो कालराज मिश्रा जी हैं, राइट। एंड अभी पूरा का पूरा इशू चल रहा है राजस्थान में कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके पास मेजॉरिटी है कि नहीं। तो इशू क्यों चल रहा है? बिकॉज उनके जो 19 MLA हैं उन्होंने आवाज़ उठाई है गवर्नमेंट के खिलाफ, अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई है। 19 MLA ने, जिनकी लीडरशिप में सचिन पायलट साहब हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री वहां पर थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है उस पोस्ट से। अब मुद्दा ये है, जैसे आपको मालूम है राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ऐसा कह रही है कि उनके पास फुल मेजॉरिटी है, उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो 19 MLA हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए एंटी डिफेक्शन लगा करके। लेकिन जो 19 MLA हैं उनका क्या कहना है? उनका कहना है
कि भाई हमने तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सहारा लिया है, हमें तो रिफॉर्म चाहिए सिस्टम में, हम कांग्रेस से अलग होना नहीं चाहते हैं, मतलब जो उनका प्रेजेंट जो उनकी पार्टी है वो उनसे अलग नहीं होना चाहते हैं, वो इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं, वो पार्टी में ही रहना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पार्टी में रिफॉर्म हो, पार्टी में बदलाव आए। अभी जो गवर्नमेंट है अगर वो क्योंकि देखिए जब आप जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको जनता ने चुन करके आपके पार्टी में भेजा है, ठीक है, जीत करके वो लोग आए हैं, और अगर 19 एमएलएज आपसे सहमत नहीं हैं तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो डोमिनेट कर रही है बाकी लोगों को, अपनी मनमानी कर रही है, तो जाहिर तौर पर रिफॉर्म की आवश्यकता है। ये कहना है जो एमएलएज हैं उनका, 19 एमएलएज का। तो उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, और जाहिर तौर पर ये एक ऑब्वियसली बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें जो दूसरी तरफ मुद्दा चल रहा है वो है हाई कोर्ट का मुद्दा, क्योंकि हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने प्रॉपर 13 क्वेश्चन को फ्रेम किया है और यहाँ पर जवाब मांगा है कि ये जो सिचुएशन इस तरीके से चल रही हैं वो क्यों चल रही है, और 13 क्वेश्चन में कई तरीके के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। नाउ आर्टिकल का ये कहना है कि ऐसे में जो अगर हम स्पीकर की बात करते हैं तो स्पीकर का की जो ऑटोनॉमी है उस पर सवाल उठता है, उसमें जो एमएलए का फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर सवाल उठता है, और दूसरी तरफ जो हाई कोर्ट का इंटरवेंशन है इन चीज़ों पर, खास करके एंटी डिफेक्शन के मामले में जहाँ पर कि सोल जो अथॉरिटी है वो स्पीकर या चेयरमैन को है, तो ऐसे में कोर्ट का इंटरवेंशन कहीं ओवररीच तो नहीं है, जुडिशियल एक्टिविज्म तो नहीं है, तो वो इसी मुद्दे पर ये पूरा डिस्कशन यहाँ पे आर्टिकल में रखा गया है। एंड द एक्सप्रेशन ऑन द डिससेटिस्फैक्शन, डिसइल्यूजनमेंट एंड द स्ट्रांगली वर्डेड ओपिनियन अगेंस्ट द पार्टी लीडरशिप be seen as conduct falling under the ambit of para 2(1) of the 10th schedule of the constitution, which deals with the MP or MLA has voluntarily given up his membership of such political parties। तो अगर वॉलंटरी आप कर सकते हैं, आप गिव अप कर सकते हैं मेंबरशिप से, ये भी प्रावधान 2(1)A में 10th शेड्यूल के दिया हुआ है। और अल्टीमेटली जब 19 एमएलए रिबेल कर रहे हैं वहाँ पर, और वो उनकी डिमांड क्या है, वो रिफॉर्म चाहते हैं, और ऐसे में हाई कोर्ट का क्वेश्चन पुटअप करना, दूसरी तरफ जो पार्टी का विप है उनकी भी एप्लीकेबिलिटी पर सवाल उठाता है। ठीक है, तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रेज हो रहे हैं। अल्टीमेटली ये 1992 के इवेंट का जिक्र करते हैं जब 5 जज के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में किहोतो होलन केस पर अपना फैसला सुनाया था, अपहेल्ड किया था उस डिसीजन को, दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द 10th शेड्यूल एंड कास्ट ए स्पेसिफिक प्रोहिबिशन ऑन द कोर्ट इंटरवीनिंग इन डिस्क्वालिफिकेशन मैटर अहेड स्पीकर्स रूलिंग। तो स्पीकर के फैसले पर ही पूरा निर्भर करेगा, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन मैटर में बात आती है वही, यही कहा गया था किहोतो होलन केस में, और उसी को अपहेल्ड किया था 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने। और ये केस बार बार उठ रहा है, अभी कर्नाटका में जब इवेंट हुआ था तो वहां पर भी ये केस उठा था, और अब यहाँ भी इसका जिक्र आया है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना है, सोचना है, और ये एंटी डिफेक्शन का मामला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इस साल के एग्जाम के लिए खास करके। तो इसके जो बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। राइटर ये कह रहे हैं इस एडिटोरियल के माध्यम से कि अभी जो पूरा सिस्टम है वो एक स्लिपरी स्लोप की तरह हो गया है। कैसा स्लिपरी स्लोप, जहाँ पर कि जो आपके 19 एमएलएज हैं, एक तरफ उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है और दूसरी तरफ ये डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा है, तो इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और इसीलिए ये पूरा इशू जो भी, और ऑब्वियसली यहाँ पर डिबेटेबल है, डिस्कशन एंड डिबेट्स पे आते रहेंगे जब तक कि कुछ प्रॉपर फैसला हो नहीं जाता। अगला आर्टिकल देखते हैं, एन इंडियन फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, जीएस पेपर 1 में एसोसिएट करेंगे। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी के बारे में। ठीक है, तो पहले आइए इनके की कंट्रीब्यूशन को देख लेते हैं कि इनका क्या योगदान रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। तो आपको बता दें कि ये बहुत क्लोजली जुड़े हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी एज एन इंडियन मेंबर सर्व किया था। अभी हम आर्टिकल में इन सारी बातों को देखने वाले हैं, और इस तरीके के कई सारे इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, इनको आपको याद रखना है। इन्होंने एज ए सेक्रेटरी भी काम किया है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में सेक्रेटरी के तौर पर थे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रेसिडेंट बनाए गए थे 3 बार,
थ्री टाइम्स, तो 1886 में, 1893 में और 1906 में। और 1906 जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर था। इस साल में क्या इम्पोर्टेंट था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1906 का जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, आईएनए की मीटिंग हुई थी, और उसमें ऐसा क्या इम्पोर्टेंट था ये बताना है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ड्रेन थ्योरी भी दिया था और इनकी बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें कि इन्होंने ड्रेन थ्योरी का जिक्र किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ की, यहाँ से जो पूरा पैसा है वो वहाँ इंग्लैंड तक जाता है और किस तरीके से जाता है ये सारा कुछ उन्होंने बताया था। अब आइए आर्टिकल का जिक्र करते हैं। आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, क्यों इनकी बात चल रही है। तो देखिए, शुरुआत में राइटर ये बता रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी का जो कॉन्सेप्ट था वो था इंडियन फर्स्ट, मतलब पहले इंडियन हैं हम, बाद में किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि हिंदू, मोहम्मदन, पारसी, क्रिश्चियन, ये सारी जो कम्युनिटी है ये हर किसी के बाद आती है, पहले हैं आई एम अबव ऑल एन इंडियन, ही टोल्ड द कांग्रेस इन 1893। तो 1893 में जब इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, तब उन्होंने कहा था कि मैं सबसे पहले एक भारतीय हूँ, उसके बाद हिंदू, मुसलमान, पारसी या फिर क्रिश्चियन हूँ। तो इनकी ये आइडियोलॉजी थी। और राइटर का ये मानना है कि आज का जो दौर चल रहा है भारत में नेशनलिज्म का, ऐसे में लग रहा है कि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनकी इस आइडियोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो ब्रांड है इनका नेशनलिज्म का, इसकी डिमांड अभी होनी चाहिए। हमें पहले इंडियन फर्स्ट होने पर गर्व करना चाहिए, इंडियन फर्स्ट होने की बात करनी चाहिए, उसके बाद किसी भी कम्युनिटी के बारे में सोचना चाहिए। तो आज का जो दौर है वो कहीं ना कहीं दादा भाई नौरोजी के इस प्रिंसिपल के साथ नाइंसाफी कर रहा है और उसको फिर से याद करने की ज़रूरत है। डीप पर्सनल नेटवर्क, अब इनके बारे में राइटर बताते हैं कि इनका कितना योगदान रहा था, इनके जो स्टेप्स थे वो कितने बेहतरीन थे, इन्होंने किस तरीके से सारी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस किया था। ये हालांकि पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जिनकी संख्या तो काफ़ी कम थी, लेकिन इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी मानी जाती है। और आज भी ऐसा नहीं है कि उस समय की बात है, आज भी जो पारसी कम्युनिटी है भारत में वो रिचेस्ट लोगों की कम्युनिटी है, बहुत फ्यू मेंबर्स उसमें हैं, लेकिन बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, लेकिन बहुत इन्फ्लुएंशियल है भारत में। और इस कम्युनिटी के होने की वजह से जो इनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिला वो ये कि 19th सेंचुरी में बॉम्बे में ऑब्वियसली ये कम्युनिटी काफ़ी ग्रो कर रहा था और वहाँ पर इनका इन्फ्लुएंस इस वजह से काफ़ी बन पाया। इसके बाद इन्होंने हर कम्युनिटी को अपने साथ लाने की कोशिश की। जो कोंकणी मुस्लिम्स हैं उनके लिए इन्होंने काम किया और न्यूज़पेपर वगैरह में इश्यूज़ को उठाया और जितने भी अलग कम्युनिटीज़ थे उनको अपने साथ लेकर के चले। और ये जो कम्युनिटी का मुद्दा था वो नहीं रह गया था और इंडियन हम एक हैं और इंडियन होना प्रायोरिटी है, इन्होंने इस बात का सबूत दिया था। 1885 में जब कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया, इंटरनेशनल कांग्रेस को, उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उस पूरे को एक यूनाइट करने में, यानी हर कम्युनिटी को कांग्रेस के साथ जोड़ने में, इंक्लूडिंग पारसी कम्युनिटीज़ भी। इन्होंने कोशिश किया कि जितने भी लोग जो अगर कोई एंटी कांग्रेस है तो उनको एक साथ मिलाया जाए, इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। 1892 में जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनको चुना गया था तो इन्होंने डिक्लेयर किया ही हिमसेल्फ टू बी एन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। तो ये बहुत बड़ी बात थी एक भारतीय के लिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक भारतीय रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर। और जाहिर तौर पर ये जो उस समय विरोधी थे उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि हाउ कुड अ पारसी रिप्रेजेंट अ कंट्री विद अ हिंदू मेजॉरिटी एंड अ साइजेबल मुस्लिम माइनॉरिटी। तो एक बहुत बड़ा जो कंजर्वेटिव एमपीज थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उनके लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज था जिसको वो देख रहे थे। और इस तरीके से इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में खुद को रिप्रेजेंट किया था एज एन इंडियन। एंड 1893 की ही बात है जब ये रिटर्न होकर के भारत में आए थे, तब किस तरीके से इन्होंने हर जगह पर हर कम्युनिटी को, हर धर्म को अपने साथ मिलाया था। लाहौर में कांग्रेस सेशन में इनकी एंट्री होती है और उसके बाद इनको वहाँ पर प्रिसाइड करने का मौका मिलता है 93 में, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। एंड उसके बाद बॉम्बे में इनको वेलकम किया गया था, 5 लाख लोगों ने इनका वेलकम किया था वहाँ पर। उसके बाद हिंदू प्रेस से लेकर के मुस्लिम काजी सभी ने इनको ऑनर किया था। अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स थे उन्होंने इनका वेलकम किया। फिर आगे बढ़ते हैं तो चांदनी चौक में दिल्ली में, वहाँ पर इनका वेलकम किया गया।
हिंदू मुस्लिम दोनों के द्वारा अमृतसर में सिख पीपल से उन्होंने गोल्डन टेम्पल में इनको इनवाइट किया, वहाँ पर इनका वेलकम किया गया। तो इस तरीके से हर एक सेक्टर को इन्होंने अपने साथ मिलाया था। तो ये जो नेशनलिज्म की भावना को यहाँ पर राइटर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हर कम्युनिटी इनको पसंद करती थी और इनके तरफ से भी एक ये कोशिश थी कि सभी को कंबाइंड किया जाए, यूनाइट किया जाए। और इनके बारे में कैसे जो इंडियन प्रेस थे उन्होंने अपने अपने अलग अलग बयान दिए थे, ये भी देख लीजिए। अब बंगाली पेपर ने डिक्लेयर किया था, दिस टाइम द हिंदू मुसलमान सिख बंगाली हिंदुस्तानी मराठी पारसी पंजाबी एंड मद्रासी हैव स्पोकन विद वन वॉइस। और यही से शुरुआत हुई थी एक आवाज़, एक देश और एक आवाज़ की, कि हम हर कोई, चाहे कोई भी कम्युनिटी है, चाहे कोई भी रीज़न है, हम एक हैं और एक होने की आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। न्यूज़पेपर ऑल्सो अफोर्ड स्टार्क repudiation to charge that the minority member could be represent the country। और यहीं से एक नई शुरुआत हुई, ये देखा गया कि एक माइनॉरिटी मेंबर भी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये दादा भाई के लिए। एंड इसके अलावा कुछ और वर्ड्स जो इनके लिए लिखे गए, एक कॉलम था मराठा बाल गंगाधर तिलक का है, ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस पेपर में भी इनके लिए इंपॉर्टेंट बातें कही गई, लिखी गई। इस तरीके से ग्रैंड ओल्ड मैन का इनको खिताब दिया गया, अ जोरास्ट्रियन एज अ हिंदू साधु मेडिटेटिंग अंडर द बैनर ऑफ स्वराज। तो इस तरीके से कार्टून बनाए गए थे इनके ऊपर। एंड कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि जाहिर तौर पर आज ऐसे समय में जब हमें बहुत एम्पैथेटिक होने की ज़रूरत है हमारे माइग्रेंट वर्कर्स के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ, ऐसी कम्युनिटीज़ के साथ जो अभी काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो उनमें इनकी आइडियोलॉजी को सामने लाना चाहिए। और जो नेशनलिज्म की भावना दादा भाई नौरोजी की थी, वही असली नेशनलिज्म है और उनको अभी भारत के हर लोगों को, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसको अपनाने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, अगला डिस्कशन हम एक्सप्लेन्ड पेज के आर्टिकल को कर रहे हैं। अफगानिस्तान सिख एंड हिंदूज, हाउ मेनी रिमेन, वाई दे वॉन्ट टू लीव। जीएस पेपर 2 में, हालांकि हम इसको इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशन से एसोसिएट करेंगे और यहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिसको आज डिस्कस किया जा रहा है, बट हम लोग बहुत सारे हिस्ट्री के फैक्ट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। 2019 में, यानी कि पिछले साल ये एक्ट आया है और इसके एक्ट के आने के बाद जितना इसका विरोध हुआ ये आपको मालूम होगा। तो इस एक्ट में ऐसा क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया गया है, ठीक है। 2019 में 1955 वाला एक्ट अमेंड किया गया है और इसमें इससे पहले जब लोग बाहर से आते थे तो उनको इलीगल इमिग्रेंट समझा जाता था, ठीक है। और लेकिन अभी क्या किया था, अभी हमने 2015-16 में इस पूरे प्रोसेस को बदला था और पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ से, पर्टिकुलर कंट्री से आने वाले लोग, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, वो 2014 के पहले जो लोग यहाँ पर आ गए हैं उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं समझा जा रहा था और उनको डिपोर्ट या इनप्रिजन्ड भी नहीं किया जा रहा था, एग्जम्प्ट कर दिया गया था। क्योंकि इससे पहले डिपोर्ट कर दिया जाता था या फिर इम्प्रेजेंट कर दिया जाता था, तो इस चीज़ को यहाँ पे हटाया गया। तो ये बैकग्राउंड है। इसके बाद बिल आता है और बिल पास होकर के एक्ट में तब्दील हो जाता है। इसके कुछ की प्रोविजंस हैं जो हमें मालूम होने चाहिए, याद होने चाहिए। सबसे पहले तो कम्युनिटीज़ का नाम आपको याद रखना है और कंट्री का नाम आपको याद रखना है। एक चीज़ और याद रखनी है कि जो लोग इन कम्युनिटीज़ से 2014 31 दिसंबर के पहले आए हैं उन पर ये लागू होता है और उनको इलीगल माइग्रेंट या इमिग्रेंट नहीं समझा जाएगा। साथ ही 2 ऐसे एक्ट हैं जिससे उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, फॉरेनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 वाला। ये भी याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि प्रीलिम्स में, जैसे आपको मालूम है, बहुत पुराने फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि कौन से एक्ट से इनको एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। और इस एक्ट में क्या है ये आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। तो पहले प्रोसेस ये था कि 11 साल तक आपको वेट करना पड़ता था, उसके बाद नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से सिटीजनशिप ग्रांट किया जाता था। अब इसको कम करके 5 ईयर कर दिया गया है, इसको रिड्यूस करके 5 ईयर कर दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है। और इसमें कुछ और भी बदलाव किए गए हैं OCI कार्ड होल्डर्स वगैरह के लिए, तो वो सब भी आपको मालूम होना चाहिए।
आइए आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल में बात हो रही है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में रह रहे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में सिख और हिंदूज़ की। तो अभी 2018 में, 2020 में और इवन पिछले कई सालों से वहाँ पर जो रह रहे हैं लोग, खास करके सिख कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। इसका कारण है वहाँ पर गुरुद्वारा में कई सारे अटैक्स हुए हैं। 2020 में यानी इसी साल एक अटैक हुआ है मार्च में। तो वो जो एक्ट था वो ऑब्वियसली दिल दहलाने वाला था, मार्च में हुआ और उसमें 25 सिख लोगों की जान चली गई। तो ये न्यूज़ हमने पढ़ा भी था, अगर आपको याद होगा तो। अब उसी पर ये पूरा डिस्कशन है, व्हेन डिड हिंदुइज्म रीच अफगानिस्तान। आइए हिस्ट्री पर चलते हैं। अफगानिस्तान में हिंदुइज्म कब पहुंचा, इसका जिक्र कर रहे हैं। तो आपको पता है ये इतनी पुरानी बात है, 7th सेंचुरी में इस्लाम एंटर हुआ था अफगानिस्तान में, ठीक है। और द जुबनील डायनेस्टी इज बिलीव्ड टू बी द अर्लीस्ट हिंदूज हु रूल्ड ओवर कांधार टू गजनी रीजन ऑफ अफगानिस्तान फ्रॉम 600 टू 780 एडी, ठीक है। तो उसी समय में वहाँ पर हिंदू रूलर्स भी थे जो वहाँ पर रूल कर रहे थे। दे वर रिप्लेस्ड ओनली बाय द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी। तो 10th सेंचुरी में जाकर के हिंदुज़म वहाँ से ख़त्म होता है, उनको रिप्लेस किया जाता है गजनविद्स के द्वारा। और यहाँ पे जो राइटर हैं वो कह रहे हैं इट वॉज द ओनली इन 1504 दैट मुगल एम्परर बाबर कैप्चर्ड काबुल। काबुल को जब बाबर ने कैप्चर किया तो काबुल को क्या माना जाता था, हिंदुस्तान ओन मार्केट, हिंदुस्तान का अपना मार्केट माना जाता था और उसको हिंदुस्तान का पार्ट माना जाता था। काबुल प्रोविंस था, रिमेन्ड विद द हिंदुस्तान अंटिल 1738। सोचिए कि 1738 तक हिंदुस्तान का प्रोविंस था काबुल। तो ये है हमारी हिस्ट्री, ये है हमारा कल्चरल रिलेशन, ये है हमारा हिस्टोरिकल रिलेशन। व्हेन डिड सिखिज्म रीच अफगानिस्तान। हिंदुइज्म के बारे में पता चल गया, सिखिज्म की बात करते हैं। तो नन अदर देन गुरु नानक देव जी विजिट पर पहुंचते हैं अफगानिस्तान में 16th सेंचुरी में और यहीं से शुरुआत होती है सिखिज्म की, ठीक है। और उसके बाद 1519 से लेकर के 21 में वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर उसके बाद जो गुरुद्वारा है उसको बनाया जाता है। गुरु नानक रीच्ड अफगानिस्तान एंड विजिटेड प्रेजेंट डे, वहाँ का जो काबुल, कांधार, जलालाबाद और सुल्तानपुर का रीजन है वहाँ पर वो विजिट करते हैं उस साल में, याद रखिएगा। एंड ऑल दीज प्लेसेस नाउ हैव गुरुद्वारा। आज के डेट में सब जगह पर गुरुद्वारा है। काबुल वॉज देन अंडर बाबर्स रूल। उस समय में काबुल बाबर के अंडर में था जब गुरु नानक देव वहाँ पर विजिट में गए थे। गुरु नानक फॉलोअर फ्रॉम काबुल ऑल्सो स्टार्टेड विजिटिंग प्रेजेंट डे पंजाब रीजन। और फिर वहाँ पे जो उनके फॉलोअर बने वो पंजाब फिर आने लगे, अब पंजाब की विजिट पर आने लगे और इस तरीके से सिखिज्म की शुरुआत हुई और इस तरीके से सिखिज्म स्प्रेड हुआ काबुल में, अफगानिस्तान में, ठीक है। द 7th सिख गुरु हर राय, ये भी याद रखिएगा इनका। देखिए क्योंकि अफगानिस्तान एक तो आईआर में बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है उसमें अफगानिस्तान का रोल है, और तीसरा जो गुरुद्वारा का इतना इवेंट है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, 7th सिख गुरु का नाम पूछा जा सकता है, या फिर अफगानिस्तान में सिखिज्म कब पहुंचा ये पूछा जा सकता है, किसने शुरुआत की ये पूछा जा सकता है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर राय जो 7th सिख गुरु थे प्लेड अ पाइवोटल रोल, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया वहाँ पर सिखिज्म को स्प्रेड करने में। और धर्मसाल, हमने पहले भी आपको बताया है, गुरुद्वारा का पहले नाम धर्मसाल था, उसको वहाँ पर उन्होंने स्टैब्लिश किया और इस तरीके से जो पूरा सिखिज्म है वहाँ पर स्प्रेड हुआ। और ये पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है। इसमें फिर अगला सवाल पूछते हैं कि व्हेन डिड देयर एक्सोडस फ्रॉम द कंट्री स्टार्ट। कब से सिखिज्म का या हिंदुइज्म का, जो हिंदू या सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनका पलायन वहाँ से शुरू होता है, वो वहाँ से भागने लगे, ऐसा कब हुआ और क्यों हुआ। तो देखिए 1970s का दौर था जब ये वहाँ पर शुरू हुआ और 1970s में वहाँ पर 3 लाख के करीब सिख और हिंदूज रहा करते थे 60-40 के रेशियो में, ठीक है। मतलब ज़्यादा सिख लोग थे और कम हिंदूज लोग थे। बट 1988 में देखिए आते आते क्या हो गया, फर्स्ट डे ऑफ बैसाखी फेस्टिवल, बैसाखी फेस्टिवल था और उस समय में वहाँ पर क्या हुआ, AK-47 को लेकर के गुरुद्वारा में जलालाबाद में कुछ लोग पहुँचे, एक आदमी पहुँचा और उसने 13 सिख लोगों की जान ले ली।
एंड 4 अफगान सोल्जर्स भी उसमें मारे गए। उसके बाद इन 1989 में फिर इवेंट होता है गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर सिंह जो जलालाबाद में है। तो जलालाबाद में पहले 88 में भी हुआ, फिर 89 में भी जलालाबाद में ही हुआ, और वहाँ पे मुजाहिदीन का अटैक होता है और 17 सिख लोग मारे जाते हैं। फिर 92 में हुआ, फिर मुजाहिदीन ने अब वहाँ पर जो पूरा अफगानिस्तान रीजन था उस पर कब्जा करना शुरू किया। सोवियत इंटरवेंशन होता है और 1979 में एज यू नो अफगानिस्तान में सोवियत का इंटरवेंशन होता है। वहाँ पे एक अब वॉर का ग्राउंड बन गया, ठीक है, क्योंकि कोल्ड वॉर का समय था, यूएस सोवियत यूनियन ये सब अफगानिस्तान पर पहुंच गए और वहां की पूरी स्थिति को खराब करना शुरू कर दिया। एक तरफ यूएस जो था मुजाहिदीन को वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करने लग गया और इस तरीके से पूरा का पूरा वो वॉर जोन में क्रिएट हो गया। और इसमें जो सबसे बड़ी मार झेलनी पड़ी वो वहाँ के सिख और हिंदू कम्युनिटीज़ थे, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए और उनकी वहाँ पे जो संख्या थी वो लगातार कम होती चली गई। और फिर एक समय ऐसा आया जबकि मुजाहिदीन वहाँ पर पूरी तरीके से कैप्चर करने वाले थे और तब वहाँ से लोगों को हटना पड़ा, निकलना पड़ा। तो वो वहाँ से हट करके कहाँ गए, कैसे सेटल हुए, उसके बारे में अगला क्वेश्चन है। तो वहाँ से निकल पाना इतना आसान उस समय में नहीं था, क्योंकि आज के समय में जो पासपोर्ट इतनी जल्दी मिलता है तब नहीं मिला करता था, बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन फिर भी जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। और एक ये याद रखिएगा, आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप गंग पिलग्रिमेज पासपोर्ट को इशू किया गया और बहुत ही स्पीडी लेवल पर स्पीडी पासपोर्ट सारे वहाँ पे रहने वाले सिख और हिंदू कम्युनिटी के लोगों को दिया गया। उसी में जो इंडियन एम्बेसी थी उसने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया। और जो हर राय साहिब है गुरुद्वारा, वहाँ पर लोगों को जल्दी जल्दी सारे पासपोर्ट्स दिए गए ताकि मुजाहिदीन के कैप्चर के पहले जितने भी लोग वहाँ से बाहर जाना चाहते हैं सिक्योरिटी के तौर पर वो चले जाएं। और 50,000 लोगों ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया उसी समय में। और उसके बाद लोग यूके यूएस शिफ्ट हो गए, इसमें से कुछ लोग जर्मनी चले गए। जो अफगान हिंदूज थे वो लोग जर्मनी में जाके सेट हो गए, जो सिख थे वो यूके में चले गए। इस तरीके से आज जो इंडियन डायस्पोरा आप देखते हैं वो इस वजह से भी है, ये इतने सारे लोग या हिंदूज लोग आपको अलग अलग जगह पे दिख रहे हैं, तो उसका ये सब भी एक कारण है। और अभी अल्टीमेटली फिर इंडिया में उनके लिए जो सिचुएशंस है उसको आसान बनाने की लगातार कोशिश की जा रही थी। तो 50 से 60% लोग जो भारत में रह रहे हैं, सिर्फ 50 से 60% लोगों के पास ही ये है प्रॉपर सिटीजनशिप है। अदरवाइज बाकी के लोग जो हैं वो चाहे तो लॉन्ग टर्म वीज़ा पे रुके हुए हैं या फिर उनके पास ऐसा कोई अभी रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं। तो इसलिए अभी जो अभी एक्ट आया है वो हो सकता है कि उनकी मदद करेगा। हाउ मेनी सिख एंड हिंदूज आर लेफ्ट इन अफगानिस्तान। अगला सवाल ये है कि कितने लोग अब वहाँ पे रुके हुए हैं। देखिए 3 लाख लोग हुआ करते थे, अभी हमने देखा था 70s में 1970s में, लेकिन आज 700 लोग भी नहीं हैं वहाँ पर। ये स्थिति है कि लगातार दिन ब दिन स्थिति को ख़राब किया जा रहा है। 650 सिख पीपल वहाँ पर हैं, सिर्फ 90 से 100 फैमिलीज बची हुई हैं वहाँ पर। और इसके अलावा सिर्फ 50 हिंदूज आर लेफ्ट, मतलब हिंदूज की संख्या जो है वो गिनी चुनी है, 50 लोग मात्र वहाँ पर हैं, यानी कि 1-2 फैमिली वहाँ पर हैं। और ये इतनी ज़्यादा भयानक स्थिति है। और अभी जो अमेंडमेंट हुआ है सिटीजनशिप एक्ट में वो एक उम्मीद लेकर के आया है वहाँ के लोगों के लिए, एक होप लेकर के आया है। तो अगला सवाल है क्या ये उनको हेल्प करेगा। तो जो 2014 के पहले आ चुके हैं भारत में उनको तो मदद करेगा, लेकिन जो लोग इसके बाद हैं या वो भी आने का सोच रहे हैं उनके लिए अभी भी थोड़ी सी परेशानी है। हाउ मेनी गुरुद्वाराज एंड टेम्पल्स आर लेफ्ट इन अफगानिस्तान। कितने सारे आज भी गुरुद्वारा वहाँ बचे हुए हैं। जिनका कहना है 1990s में 63 गुरुद्वारा जो थे वो फंक्शनल थे और आज 10 भी ऐसे नहीं हैं जो ठीक से अपना काम कर पा रहे हों, फंक्शनल हों, क्योंकि एक के बाद एक अटैक्स गुरुद्वारा पर ही होता है कि गुरुद्वारा अहम जगह माना जाता है, वहाँ पर लोग रहते भी हैं, शेल्टर होता है, जिनके पास घर नहीं है होमलेस पीपल के लिए वो लोग गुरुद्वारा में रहते हैं। और अभी कुछ मेन गिने चुने जो गुरुद्वारा बचे हैं उसमें हर राय साहिब है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अटैक हुआ है 2020 में मार्च में, ठीक है, तो अभी ये फिलहाल क्लोज चल रहा है। इसके अलावा गुरुद्वारा दशमेश पिताश्री, गुरुद्वारा गोबिंद सिंह साहिब जी, ये सारे गुरुद्वारा वहाँ पर अभी भी अवेलेबल हैं। और मंदिर में कुछ गिने चुने 2-4 मंदिर हैं। अब आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है दादा भाई नौजी पर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर आप बता पाएंगे कमेंट बॉक्स में, प्लीज आंसर जरूर कीजिएगा। दूसरा सवाल है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के ही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से एक्ट से उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया है। जो अमेंडमेंट है पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए और पर्टिकुलर कंट्रीज से, उसमें कौन कौन से एक्ट को एग्जम्प्ट किया गया।
दूसरा सवाल भी OCI जो कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए है कि ओवरसीज स्टूडेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या बदलाव किया गया है इस एक्ट में। ठीक है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। 3 स्टेटमेंट है, आंसर बताइएगा। क्योतो होलोन केस किससे संबंधित है ये बताना है कमेंट बॉक्स में। जो लोग आंसर कर रहे हैं उनको थैंक यू, और जो आंसर नहीं कर रहे हैं वो आंसर जरूर कीजिए। अब आइए प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर फिक्स टेन्योर होता है, ये सब आपको बताया था, तो सही स्टेटमेंट था। एंड प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ये भी सही था, तो सी इसका आंसर होगा। अगला सवाल पार्लियामेंट्री सिस्टम पर था, ये इन्फ्लुएंस कहाँ से है, इंग्लैंड से, हमने जैसा कि डिस्कस किया था। और ये स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसलिए इसको चुना गया था, तो इसका भी आंसर सी होगा। अगला सवाल भी पार्लियामेंट्री सिस्टम पर था। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, सही है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ये भी सही है। फिक्स टेन्योर, नो फिक्स टेन्योर होता है, तो 1 and 2 इज द राइट आंसर, ए होगा इसका आंसर। अगला सवाल था यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर, यूपीआई, और इसमें दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए थे, सी इसका आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलते हैं कल से। डिस्कशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और बताइए कमेंट में, अपने सजेशंस को देते रहिए। टेलीग्राम पर जो ग्रुप है आईएएस दरबार का, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। और कीप स्टडिंग, बी हेल्दी। थैंक यू।